गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम 11th क्लास का फ्लावर वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, हमने जो है लीफ कर लिया है, स्टेम कर लिया है और रूट भी कर लिया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट बच रहा है बेटा वो है फ्लावर। ठीक है, तो आज हम नया जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है फ्लावर। ठीक है, तो हम आज फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो नया टॉपिक है बेटा वो क्या है, फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं बेटा पुष्प। ठीक है, फ्लावर। तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा आज। ओके, और उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो एक सुंदर सा चित्र आप मेरे साथ बना लीजिए। ओके बेटा, तो ये एक हमने सुंदर सा चित्र बनाया है। ओके, तो बेटा ये है फ्लावर। ठीक है, अब अपन इसको एक एक करके बेटा लेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बेटा इसकी। ठीक है, ये कहलाता है बेटा पुष्प वृंत। ये क्या कहलाएगा, पुष्प वृंत, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेडिकल। ये क्या कहलाता है, पुष्प वृंत कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं पेडिकल। ठीक है, ये स्टॉक होता है फ्लावर का, जिसकी सहायता से फ्लावर जो है तने से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये फूला हुआ भाग। ठीक है, ये फूला हुआ भाग जो है बेटा ये कहलाता है पुष्पासन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा थैलेमस। क्या होता है, ये पुष्पासन होता है, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, और इसी पर पूरा का पूरा जो पुष्प है वो टिका हुआ होता है। ठीक है ना। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स जो होता है बेटा वो बाह्य दलों का समूह होता है। कैलिक्स क्या होता है, बाह्य दलों का समूह। तो हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेपल, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, मोस्टली फ्लावर के अंदर जो ग्रीन कलर की लोग नीचे नीचे हल्की हल्की सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, ग्रीन कलर की, उसी को अपन बोलते हैं बाह्य दल पुंज। उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। ठीक है, जो बाह्य दलों का समूह कहलाता है। ठीक है, फिर आपको ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहे, पंखुड़ी टाइप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेटा कोरोला। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोला, यानी दलपुंज। और दलपुंज क्या होता है, दलों का समूह। दलपुंज क्या होता है, दलों का समूह, यानी
ग्रुप ऑफ पेटल्स। क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक है, फिर हम आगे बात करें, ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं बेटा वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे इसको? वर्तिकाग्र, जिसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है, ये लंबा सा भाग, ठीक है, ये वाला जो लंबा भाग है, इसको अपन बोलते हैं वर्तिका, यानी स्टाइल। ओके, और ये जो फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं बेटा अंडाशय, यानी ओवेरी। क्लियर? और इन तीनों को मिलाकर अपन बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, यानी अपन बोल सकते हैं पिस्टिल, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा अंडप। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे कार्पेल। ओके, तो पिस्टिल और कार्पल किससे मिलकर बना हुआ है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से। ठीक है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, इसको बोलते हैं बेटा परागकोश। परागकोश, जिसको अपन बोलते हैं एंथर। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ये होता है बेटा पूतंतु, जिसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बेटा पुंकेसर, यानी स्टेमन। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो यहां पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों तो मिलाकर अपन क्या बोलेंगे? स्त्री केसर और अंडप। ठीक है, और जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा बेटा, उसको अपन बोलते हैं क्या? बाह्यदल पुंज, जो बाह्यदलों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ सेपल। जो फूल के अंदर जो रंग बिरंगिया पंखुड़ी होती है, कलरफुल पंखुड़ियां होती है, उसको अपन बोलते हैं बेटा पेटल्स। उसको अपन क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। ठीक है, दलों का समूह। ठीक है, कोरोला। फिर ये वाला जो भाग है, इसको बोलेंगे परागकोश, और ये जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं पूतंतु, और दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा पुंकेसर। समझ में आ गया है यहां तक? कोई दिक्कत है? तो अगर एक फ्लावर का अपन डेफिनेशन देखें कि फ्लावर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, इसे मॉडिफाइड शूट बोलते हैं बेटा ना। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए। ये थोड़ा सा कैलिक्स ऊपर की तरफ बन गया बेटा ना, यहां से बनाना चाहिए था अपन को। अब थोड़ा सही है। ठीक है, क्लियर है बेटा? डायग्राम बना लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, बना लिया सबने? अब एक एक करके सांप के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पुष्प के अंदर बेटा 4 चक्र होते हैं। पुष्प के अंदर कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। ठीक है, उन चारों चक्रों के बारे में अपन यहां पर पढ़ते हैं। ओके, मिटा दें इसे, कोई दिक्कत है? तो हम यहां मिटा रहे हैं। तो हम देखते हैं बेटा कि एक पुष्प में जो होते हैं वो 4 चक्र होते हैं। एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। ठीक है, तो जो पहला चक्र है बेटा, वो होता है कैलिक्स, जिसको हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है, दूसरा चक्र होता है बेटा, वो होता है कोरोला, जिसको अपन बोलते हैं दल पुंज। ठीक है, तीसरा चक्र होता है बेटा, वो होता है एंड्रोशियम, जिसको अपन बोलते हैं पुमंग।
और एंड्रोशियम जो है इसकी जो सिंगल यूनिट है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे स्टेमन। और स्टेमन दो भागों से मिलकर बना हुआ है, परागकोश और पूतंतु, परागकोश और पूतंतु, यानी एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और एंड्रोशियम क्या होता है? नर जनन अंग। एंड्रोशियम क्या हो गया? नर जनन अंग, ठीक है। और जो चौथा चक्र है बेटा अपना, वो है गायनोशियम, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं जायांग। और जायांग की सिंगल इकाई क्या कहलाती है? ये यूनिट है बेटा इसके ना। जायांग की सिंगल इकाई क्या कहलाती है? स्त्रीकेसर या अंडप, स्त्रीकेसर या अंडप, जिसको अपन बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। और पिस्टिल और कार्पल तीन भागों से मिलकर बना हुआ होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। और गायनोशियम को बोला जाता है मादा जनन अंग। तो पुष्प के अंदर मादा जनन अंग तो कौन सा है? गायनोशियम, जिसकी सिंगल यूनिट क्या है? स्त्रीकेसर और अंडप, जो तीन भागों से मिलकर बना हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। और नर जनन अंग कौन से होते हैं बेटा? पुंकेसर, सॉरी एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट होती है पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु। क्लियर? अब जो ये कैलिक्स और कोरोला है, ये दोनों बेटा जो है वो सहायक चक्र के नाम से जानते हैं इनको हम, सहायक चक्र। सहायक चक्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा? जनन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जबकि एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये दोनों, इन दोनों को बोला जाता है बेटा आवश्यक चक्र। इन दोनों को क्या बोला जाता है? आवश्यक चक्र, क्योंकि ये जनन में भाग लेते हैं, क्योंकि ये जनन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर चार चक्रों का बेटा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ठीक है, जिसमें से कैलिक्स और कोरोला ये तो होते हैं सहायक चक्र, क्योंकि जनन में भाग नहीं लेंगे। और एंड्रोशियम और गायनोशियम ये होंगे बेटा आवश्यक चक्र, जो क्योंकि ये जनन में भाग लेते हैं। उतारो इसको, फिर आगे पढ़ते हैं हम। ओके, यहां तक समझ में आया? ठीक है। फिर हम बेटा बात करते हैं पूर्ण पुष्प की, कंप्लीट फ्लावर। पूर्ण पुष्प को अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर। कि ऐसा पुष्प जिसमें ये चारों चक्र उपस्थित हों, तो वो पुष्प क्या कहलाता है? कंप्लीट पुष्प कहलाता है, पूर्ण पुष्प कहलाता है। कि पुष्प जिसमें चारों चक्र उपस्थित हों, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है बेटा? पूर्ण पुष्प कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें कैलिक्स भी उपस्थित हो, कोरोला भी उपस्थित हो, एंड्रोशियम भी उपस्थित हो और गायनोशियम भी उपस्थित हो। और दूसरा होता है बेटा अपूर्ण पुष्प, यानी इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। इसका मतलब पुष्प जिसमें चारों चक्रों में से कोई भी एक चक्र अगर अनुपस्थित है, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? अपूर्ण पुष्प। पुष्प जिसमें चारों चक्रों में से
कोई एक चक्र अनुपस्थित हो, कोई भी एक चक्र अनुपस्थित हो तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? अपूर्ण पुष्प। मान लो कि जैसे कि पुमंग एब्सेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा बेटा? अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। और चारों चक्र उपस्थित हैं तो क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, फिर बेटा आता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ऐसे पुष्प जिसमें नरजन्नांग और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित हों वो पुष्प क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी। द्विलिंगी यानी दो लिंगों को धारण करने वाले। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पुष्प जिनमें नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उन पुष्प को बेटा अपन क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक लिंगी पुष्पों की। एक लिंगी पुष्प को बोलते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि पुष्प जिसमें या तो नरजन्नांग उपस्थित है या फिर मादा जन्नांग उपस्थित है, यानी दोनों जन्नांगों में से कोई एक जन्नांग उपस्थित है। ठीक है, तो पुष्प जिनमें या तो नरजन्नांग या मादा जननांग उपस्थित होते हैं। या तो क्या उपस्थित हो? नरजन्नांग उपस्थित हो या मादा जननांग उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे बेटा? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? तो ये हमने पढ़ लिया बेटा पूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प, द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। ठीक है, इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आगे स्टार्ट करें। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले बेटा पुष्प की सम्मिति। अब हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की सम्मिति यानी सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुष्प की सम्मिति यहां पर अपन देखते हैं। तो बेटा सिमेट्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, यानी सम्मिति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ओके, 3 प्रकार की सम्मिति अपन को यहां पर पढ़नी है। ओके, तो जो पहली सम्मिति है बेटा वो होती है एक्टिनोमॉर्फिक। कौन सी होती है? एक्टिनो, हिंदी में लिख देता हूं ना, एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं अरीय सम्मिति। ठीक है, दूसरी जो सम्मिति होती है वो होती है जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो द्विपार्श्व सम्मिति। ठीक है, और जो तीसरी सम्मिति होती है बेटा वो होती है असम्मिति। तो यहां पर अपन को 3 प्रकार की सम्मिति पढ़नी है। पहली जो सम्मिति है वो कौन सी है? एक्टिनोमॉर्फिक आर्य सम्मिति, दूसरी है जाइगोमॉर्फिक द्विपार्श्व सम्मिति, और तीसरी है असम्मिति। ठीक है, तो यहां पर अपन एक डायग्राम बनाते हैं बेटा,
और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है ये अरीय सममित क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं 1 2 3 and 4। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है और एक और डायग्राम बना लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये अपन एक फ्लावर फॉर्मूला पुष्पीय चित्र बना रहे हैं। देखो बेटा, ये अपन ने बनाया है एक पुष्पीय चित्र। ठीक है, ओके। अब देखो इस डायग्राम को देखो, आप इसको किसी भी सेक्शन से कट करो, आप ऐसे कट करो या फिर आप ऐसे कट करो या फिर आप ऐसे कट करो या फिर आप ऐसे कट करो। ठीक है, किसी भी दिशा में इसको आप कट करो, 2 बराबर भागों में ये बट जाता है। ठीक है, तो ऐसी सममिति क्या कहलाती है, एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। यानी जब पुष्प को किसी ऊर्ध्व तल से लंबाई में काटने पर 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो ऐसी सममिति क्या कहलाती है, अरीय सममिति कहलाती है। इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, मैं लिखवाता हूं आप लोगों को कि जब किसी पुष्प को, डेफिनेशन लिखो आप इसकी, कि जब किसी पुष्प को किसी भी ऊर्ध्व तल से लंबाई में काटने पर, किसी भी ऊर्ध्व तल से लंबाई में काटने पर 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके, 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो ऐसी सममिति अरीय सममिति कहलाती है। तो ऐसी सममिति अरीय सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। ठीक है, यानी इस पुष्प को आप किसी भी ऊर्ध्वातल से काटो, ये 2 बराबर भागों में बट जाता है तो ऐसी सममिति क्या कहलाती है बेटा, अरीय सममिति कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है सरसों, धतूरा और मिर्ची। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, सरसों, धतूरा और मिर्ची। तो ऐसी सममिति क्या कहलाएगी, अरीय सममिति कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा जाइगोमॉर्फिक की या द्विपार्श्व सममिति की। तो यहां पर देखो बेटा, इस तरीके से होता है। ये ठीक है, तो आप इसको केवल एक ही ऊर्ध्वातल ऐसा है जिससे काटोगे तो 2 समान बराबर भाग में बटेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी तल से काटने पर ये 2 समान बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो ऐसी सममिति क्या कहलाती है, द्विपार्श्व सममित या जाइगोमॉर्फिक कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप। जब पुष्प को केवल एक विशेष ऊर्ध्वातल से, जब पुष्प को केवल एक विशेष ऊर्ध्वातल से 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके, 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो इसे द्विपार्श्व सममिति या जाइगोमॉर्फिक पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है बेटा मटर, बीन, गुलमोहर, केशिया। इसका एग्जाम्पल है मटर, बीन यानी सेम, गुलमोहर और केशिया। ओके, अब अपन बात करते हैं बेटा असममिति की। असममिति के अंदर क्या होगा, आप किसी भी तल से काटो 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। ठीक है ना, तो ऐसी सममिति क्या कहलाती है, असममिति कहलाती है। आप किसी भी तल से काटोगे 2 बराबर भागों के अंदर ये नहीं बटेगा, तो ऐसी सममिति क्या कहलाएगी, असममिति। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप बेटा कि यदि
पुष्प को किसी भी ऊर्ध्वातल से दो बराबर भागों में विभक्त ना किया जा सके, किसी भी ऊर्ध्वातल से दो बराबर भागों में विभक्त ना किया जा सके, तो ऐसा पुष्प असममित पुष्प कहलाता है। तो ऐसा पुष्प असममित पुष्प कहलाता है। ठीक है बेटा, और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कहना, एक बीजपत्री है ये। ओके, तो ये हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीटली सम्मिति क्या हो चुकी है, सम्मिति कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ओके ठीक है, मिटा दें इसको, उतार लिया होगा सबने, डेफिनेशन लिख लेना बेटा इन सब की, मैंने आपको बोल के लिखवा दी है सारी डेफिनेशंस, डायग्राम आप इनके बना लेना। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा अंडाशय की स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार। हम पढ़ रहे हैं अंडाशय की स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अंडाशय की स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर 3 प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे बेटा, 3 प्रकार के पुष्प यहां पर देखने को मिलेंगे। तो फ्लावर यहां पर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। किसकी स्थिति के आधार पर, अंडाशय की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो यहां पे 3 प्रकार के अपन को फ्लावर पढ़ने हैं अंडाशय की स्थिति के आधार पर। जो पहला जो फ्लावर है बेटा वो है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसको अपन बोलते हैं बेटा अधोजायांगी पुष्प। जिसको अपन क्या बोलेंगे, अधोजायांगी पुष्प। दूसरा होता है बेटा एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, दूसरा फ्लावर कौन सा है, एपिगाइनस फ्लावर, जिसको अपन बोलते हैं अधिजायांगी पुष्प। ठीक है, और तीसरा जो है वो है बेटा पेरीगाइनस फ्लावर। तीसरा कौन सा है, पेरीगाइनस फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं परिजायांगी पुष्प। ठीक है, अब इसके अंदर देखो डायग्राम देखते हैं और उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बनाया है, एक डायग्राम बनाया है। तो ये तो हो गया अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, और ये हो गया बेटा पुष्पासन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। अब देखो यहां पर जितने भी चक्र होंगे वो अंडाशय के नीचे होंगे। तो ये वाला चक्र देखो, ये वाला, इसको अपन ने क्या बोला है, कैलिक्स बोला है। तो ये कहाँ से निकल रहा है, अंडाशय के नीचे से। ठीक है, उसके बाद में ये जो चक्र है, ठीक है, यानी कोरोला, ये भी कहाँ से निकल रहा है, अंडाशय के नीचे से निकल रहा है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो पुंकेसर है यानी स्टेमन, ये भी कहाँ से निकल रहा है बेटा, अंडाशय के नीचे से निकल रहा है। ठीक है, कहां से निकल रहा है, अंडाशय के नीचे से निकल रहा है। तो जिसके अंदर क्या हो रहा है कि तीनों चक्र कौन कौन से, कैलिक्स,
कोरोला और स्टेमन। तीनों चक्र अगर अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, नीचे स्थित होते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा अधोजायांगी पुष्प। और यहाँ पे ओवरी कैसी हो गई? ऊपर। अंडाशय कैसा हो गया? ऊपर। तो यहाँ पे अंडाशय कैसा हो जाता है बेटा? ऊर्ध्ववर्ती। यहाँ पे अंडाशय कैसा हो गया? ऊर्ध्ववर्ती। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अंडाशय की स्थिति क्या है? अंडाशय की स्थिति है ऊर्ध्ववर्ती, जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर, ठीक है। और अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं सारे पार्ट, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? अधोजायांगी पुष्प कहलाएगा। समझ में आ गया? अंडाशय तो क्या है? ऊपर की तरफ, बाकी सारे भाग नीचे की तरफ, बाकी सारे चक्र नीचे की तरफ। तो पुष्प तो कहलाता है अधोजायांगी, यानी जायांग के नीचे, है ना। और अंडाशय कैसा हो जाएगा? ऊर्ध्ववर्ती। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप। जब पुंकेसर दल तथा बाह्य दल, जब पुंकेसर दल तथा बाह्य दल जायांग के नीचे लगे होते हैं, जायांग के नीचे लगे होते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प अधोजायांगी पुष्प कहलाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प अधोजायांगी पुष्प कहलाते हैं। और यहां पे अंडाशय की स्थिति कैसी हो जाएगी? ऊर्ध्ववर्ती। इसके एग्जाम्पल लिख लो, सरसों, बैंगन, गुड़हल। सरसों, बैंगन, गुड़हल, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम देखो बेटा, ये मैंने बना लिया है वही स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवेरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और ये हो गया बेटा इसका पुष्पासन। ओके। अब देखो कहां से लगेंगे। देखो यहां से लग रहे हैं क्या? कैलिक्स यानी बाह्य दल, ओके। और ये हो गया कोरोला यानी दल, और ये हो गया स्टेमन, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या हो रहा है कि अंडाशय तो नीचे की तरफ है और सारे चक्र जो है अंडाशय के ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसा पुष्प कहलाएगा अधिजायांगी। और यहां पर अंडाशय कैसा होगा? यहां पर अंडाशय कैसा होगा? अधोवर्ती। कैसा होगा? अधोवर्ती, जिसको अपन बोलते हैं इंफीरियर। यहां पे जो है अंडाशय की स्थिति कैसी है? अधोवर्ती, यानी इसको अपन बोलेंगे इंफीरियर, ओके। तो यहां पर जितने भी चक्र हैं वो सब अंडाशय के ऊपर लगेंगे और अंडाशय नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसलिए अंडाशय की स्थिति तो कैसी हो गई? अधोवर्ती। और पुष्प कैसा हो गया? अधिजायांगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसमें दल, बाह्य दल और पुंकेसर, इसमें दल, बाह्य दल व पुंकेसर अंडाशय के ऊपर स्थित होते हैं। इसमें पुंकेसर दल व बाह्य दल अंडाशय के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है। तो इस पुष्प को बोलेंगे अधिजायांगी पुष्प। इसके एग्जाम्पल है बेटा सूरजमुखी, एप्पल, कुकुम्बर, गुआवा। इसके एग्जाम्पल है सूरजमुखी, सेब, अमरूद, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हो गया कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा वगैरह लिख सकते हो। ओके। अब अपन बात करते हैं बेटा परिजायांगी पुष्प की, है ना। तो परिजायांगी पुष्प के अंदर देखो क्या होता है। ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया और ये हो गया ओवेरी, ठीक है। और यहां पर ये हो गया बेटा पुष्पासन। यहां पे पुष्पासन थोड़ा सा ऊपर की तरफ वृद्धि कर जाता है। क्या कर जाता है? ऊपर की तरफ वृद्धि कर जाता है। और यहीं से निकलते हैं बेटा क्या? कैलिक्स
ठीक है, पेटल और स्टेमन। ठीक है, तो इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ओवरी यानी अंडाशय जो है, कैलिक्स, बाह्यदल, पुंकेसर, ये सारे एक ही स्थिति पर होते हैं। ये सारे के सारे एक ही स्थिति पर होते हैं। ठीक है, एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाता है? परिजायांगी पुष्प कहलाता है। क्या कहलाएगा? परिजायांगी। अब इसके अंदर जो अंडाशय होगा उसको अपन या तो बोल सकते हैं हाफ अधोवर्ती, या फिर अपन उसको बोलते हैं हाफ ऊर्ध्ववर्ती। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, अर्ध ऊर्ध्ववर्ती भी बोल सकते हो और अर्ध अधोवर्ती भी बोल सकते हो। तो यहां पर अंडाशय कैसा हो जाएगा? अर्ध अधोवर्ती, यानी हाफ इंफीरियर, या आप सेमी इंफीरियर भी बोल सकते हो, जैसा भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो यहां पर सबकी स्थिति क्या होगी? सबकी पोजीशन एक लेवल पर होगी। तो इसके अंदर आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि इसमें पुष्पासन वृद्धि करके प्याले नुमा हो जाता है। इसमें पुष्पासन वृद्धि करके प्याले नुमा हो जाता है तथा सारे चक्र एक ही तल में लगे होते हैं। तथा सारे चक्र एक ही तल पर लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो, गुलाब, आलू बुखारा और आड़ू। पीच, गुलाब यानी रोज, आलू बुखारा यानी प्लम और आड़ू यानी पीच। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया बेटा अंडाशय की स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार। ठीक है, कल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पुष्प के भाग, कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी ये चैप्टर अपना कंप्लीट होने वाला है। पुष्प के बाद इसके प्रकार बच रहे हैं, उसके बाद फल बच रहा है, बीज बच रहे हैं और फैमिलीज बच रही है। ठीक है, तो 3 या 4 लेक्चर इसके और लगेंगे बेटा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, कल मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।